अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास में एक प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी को आपको आने वाले 1 महीने के अंदर बेचना है, क्या करेंगे आप? ज़ाहिर सी बात है आप चाहेंगे कि उस प्रॉपर्टी के आपको अच्छे खासे दाम मिलें। तो आने वाले एक टाइम के अंदर आप कोशिश करेंगे कि आप उस प्रॉपर्टी के दाम को बढ़ा सकें, अगर आपके कंट्रोल में है तो, राइट? इसी तरह की एक अपॉर्चुनिटी हमें रिलायंस ग्रुप की एक सब्सिडियरी कंपनी में देखने को मिलती है और कंपनी का नाम है हैथवे केबल्स। क्या अपॉर्चुनिटीज हैं उसके अंदर, क्या बिजनेस है, क्या फंडामेंटल्स हैं और चार्ट पैटर्न में क्या अपॉर्चुनिटीज नजर आती हैं, सारी बातें हम करेंगे आज के एनालिसिस के अंदर। और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट बातें करेंगे कि हमें क्या पोजीशन अभी करंट बेस पे, करंट भाव पे इस पर्टिकुलर शेयर में लेनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये रहा अपना चैनल टेक टॉक्स विद राहुल, और आप इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली बेसिस पे आपको सारी जो भी इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग हम यहाँ पे बात करते हैं किसी पर्टिकुलर शेयर के, हम बिजनेस फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस उसका करते हैं, पर्टिकुलर शेयर का, पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी का। उसके बाद में देखते हैं कि वो अपॉर्चुनिटी है या फिर निकलने का टाइम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हैथवे केबल्स के बारे में। तो हैथवे केबल्स के लिए यहाँ पे स्क्रीन पे चलते हैं और उसकी साइट के ऊपर चलते हैं इसका बिजनेस एनालिसिस करने के लिए। तो सबसे पहली बात कि ये एक जो रहेजा जी थे उनकी कंपनी हुआ करती थी। उसके बाद में रिलायंस ग्रुप ने, जियो ने इस कंपनी को जो है टेक ओवर किया और ये एक किस तरीके से ये एक जो माइनस के अंदर कंपनी चल रही थी और अब किस तरीके से इसके प्रॉफिट जो है कंसिस्टेंटली प्लस में आ रहे हैं। और उसके बाद में भी कुछ ऐसे फंडामेंटल्स फैक्टर्स यहाँ पे नजर आते हैं जिसमें क्लियर कट यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नजर आती है कि आने वाला टाइम इस कंपनी के शेयर के लिए बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे अगर हैथवे केबल्स की बात की जाए तो यहाँ पे डिजिटल केबल टीवी, ब्रॉडबैंड वगैरह इनकी सर्विसेज ये प्रोवाइड कराते हैं। और उसके अलावा आपको पता ही होगा रिलायंस ग्रुप के पास में ऑलरेडी इंटरनेट के रिगार्डिंग तो सारी चीजें जियो के पास में है ही, आपको पता ही है। यहाँ पे जियो फाइबर भी है, सारी चीजें हैं। लेकिन यहाँ पे इस पर्टिकुलर कंपनी को, एक सब्सिडरी कंपनी जो है, एक इस तरह की कंपनी को टेक ओवर करना जो कि अपने आप में दिखाता है कि ये किस तरीके से यहाँ से जो है इस पर्टिकुलर सेगमेंट में किस तरीके से एग्रेसिव है। इसके अलावा इन्होंने डैन टीवी और इस तरीके की और भी कंपनीज हैं जिनको इन्होंने यहाँ पर टेक ओवर किया है। और आने वाले टाइम में मुझे अच्छा खासा इनका फ्यूचर प्लान जो है, जिस तरीके से इनका मैनेजमेंट इन कंपनीज में डील कर रहा है, तो मुझे लगता है एक अच्छा खासा फ्यूचर स्कोप जो है आने वाले टाइम में इस कंपनी में आपको देखने को मिल सकता है। तो ये सारी चीजें इसके बिजनेस के रिगार्डिंग हुई। बिजनेस के रिगार्डिंग और अगर आप देखेंगे तो एक बेसिकली टीवी और जो इंटरनेट के रिगार्डिंग जो ब्रॉडबैंड कनेक्शंस होते हैं उनके रिगार्डिंग ये सारा बिजनेस है यहाँ पे। और जिस तरीके से जियो ने सारा बिजनेस एक अच्छा मार्केट के अपने मार्केट को कैप्चर किया, तो इन कंपनीज को जो है, जो दूसरी छोटी छोटी कंपनीज था, उनको स्ट्रगल जरूर हुआ। और स्ट्रगल होने के बाद में अगर वही कंपनी अगर यहाँ पे जियो में, रिलायंस में मर्ज हो जाती है, वहां पे टेक ओवर कर लिया जाता है रिलायंस की तरफ से, तो जाहिर सी बात है कि इनका एक अच्छा मोमेंटम जो है आने वाले टाइम देखने को मिल सकता है। मैं बिल्कुल इसके अंदर बुलिश हूँ और अच्छी कंपनी में कहूंगा अब, जबकि वो रिलायंस ग्रुप के पास में आ गई है। तो बिजनेस के रिगार्डिंग कोई ऐसी कोई बात और कुछ करने को है नहीं, ये सारी चीजें बिजनेस के रिगार्डिंग यहाँ पे हो गई। अगर फंडामेंटल की बात की जाए तो यहाँ पे क्लियर कट बहुत अच्छे अच्छे इंडिकेशन यहाँ पे देखने को मिलते हैं जो एक एक करके हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मार्केट कैप की देखी जाए तो तकरीबन 4600 करोड़ की कंपनी है, मोर स्पेसिफिकली 4593 करोड़। करंट प्राइस जो है 26 पे ट्रेड कर रहा है। उसके अलावा यहाँ पे स्टॉक पीई भी कंफर्टेबल है और डेट कंपनी के ऊपर बिल्कुल है ही नहीं। ऐसा नहीं है कि डेट जो नहीं है वो पहले नहीं था, वो काफी डेट था पहले। अब ये डेट बिल्कुल इन्होंने डेट फ्री कंपनी कर दी है। वो सारी चीजें नीचे डिटेल में देखेंगे। प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे 86.6%, ऑलमोस्ट 87% है, जो कि गवर्नमेंट कंपनीज को छोड़ के सारी कंपनीज को अपनी जो होल्डिंग्स हैं वो 75% मैक्सिमम होल्डिंग है। तो आने वाले टाइम में इनको भी 75 के ब्रैकेट में यहाँ पे आना होगा। प्लेस इसके बारे में डिटेल में और बात करेंगे नीचे। प्लेस परसेंटेज की बात की जाए तो कोई भी कंपनी का शेयर गिरवी नहीं है, वो अपने आप में एक अच्छी बात निकल के आती है। और यहाँ पे कोर फंडामेंटल मुझे सारे अच्छे नजर आते हैं। लेकिन आरओसी अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे तकरीबन 6.5% है। मैं 20 के ऊपर प्रेफर करता हूँ। लेकिन आरओसी एक सिर्फ फैक्टर नहीं होना चाहिए किसी भी कंपनी के शेयर को पिक करने का। उसके अलावा बहुत सारे फैक्टर जो है वो देखने को यहाँ पे नजर आते हैं, तो उनके बारे में भी जरूर बात करेंगे। उसके बाद में देखेंगे कि क्या वाकई में ये कंसिडरेबल है या नहीं है।
तो यहाँ पे सबसे पहले तो कोर फंडामेंटल्स के अंदर देखा जाए तो सबसे पहले पहला अपॉर्चुनिटी तो यही नजर आती है कि बुक वैल्यू इसका तकरीबन 22.6 है और यहाँ पे करंट प्राइस जो है 26 है, कोई ज्यादा डिफरेंस है नहीं। अब जब रिलायंस के पास में आ गई है तो इसका 2 गुना 3 गुना होना बिल्कुल बनता है और बुक वैल्यू से जो करंट प्राइस जो है बिल्कुल यहाँ पे कंफर्टेबल है। अभी इससे पता पड़ता है कि कंपनी के अंदर काफी स्कोप अभी बाकी है ग्रो करने का। तो ये सारी बात हो गई इसकी। अब इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स के ऊपर चलते हैं। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स के अंदर अगर आप देखेंगे ये सारे इसके कंपैरिजंस हैं यहाँ पे। सन टीवी, जी एंटरटेनमेंट, पीवीआर, टीवी 18, सारेगामा, हथवे केबल्स, आइनॉक्स लेजर, ये सारे इनके कॉम्पिटिटर्स हैं यहाँ पे। सन टीवी नेटवर्क का मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, अगर आप चाहें तो ये हमारा चैनल है, इसके अंदर प्लेलिस्ट के अंदर जाके देख सकते हैं। और उसके अलावा भी बहुत सारे मैं एनालिसिस मैंने किए हैं यहाँ पे। अगर आप देखेंगे नजारा का किया, एनबीसीसी का किया, हिंदुस्तान फूड्स और कैप्टन पॉइंट, राजस्थान एक्सपोर्ट, सगुमा, बहुत बहुत सारे मैंने एनालिसिस किए। अगर आप चाहें तो इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे तो वापस स्क्रीनर के ऊपर चलते हैं और स्क्रीनर के ऊपर जो है अब यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट्स के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे कंसिस्टेंट रिजल्ट जो है इस कंपनी के यहाँ पे आ रहे हैं। यहाँ पे ग्रोइंग रिजल्ट नहीं है मैं कहूंगा। इस पर्टिकुलर जो 2021 के जो रिजल्ट्स हैं वो कंसिस्टेंट ही हुए, इसके बाद में ग्रोइंग यहाँ पे रिजल्ट नहीं हुए। उसके बाद तो एक यहाँ पे ग्रोथ यहाँ पे देखने को नहीं मिली, लेकिन कंसिस्टेंसी है यहाँ पे। ऐसा भी नहीं है कि नीचे काफी ज्यादा जो है इनकी सेल्स गिरी हैं, ऐसा भी कुछ यहाँ पे नजर नहीं आता है। ओपीएम यहाँ पे देखा जाए तो अच्छा खासा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे देखा जाए तो वो भी यहाँ पे कंसिस्टेंट है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखा जाए तो वो यहाँ पे बिल्कुल कम हुआ है। और यहाँ पे देखा जाए नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट में यहाँ पे इजाफा हुआ है, नो डाउट। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तकरीबन माइनस के अंदर चीजें थी कुछ टाइम तक और बिल्कुल बिल्कुल जीरो के करीबन थी। उसके बाद में कंसिस्टेंटली इसके अंदर ग्रोथ आई, तो वो एक अच्छा फैक्टर यहाँ पे नजर आता है। उसके अलावा यहाँ पे देखा जाए प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, तो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर फिर से कंसिस्टेंट यहाँ पे चीजें हुई। उसके बाद में अगर आप देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे अच्छा खासा जनरेट हुआ। उसके बाद में प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी यहाँ पे अच्छा खासा नंबर यहाँ पे जनरेट हुआ। माइनस में जब कंपनीज के प्रॉफिट जो है माइनस से प्लस में आने लग जाए तो समझ जाइए कि यहाँ पे कुछ चीजें जो हैं वो चेंज होने की कगार पे हैं और कुछ ना कुछ एक मोमेंटम जो है अच्छी डायरेक्शन में यहाँ पे देखने को मिल सकता है। नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो वो भी सेम स्टोरी है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे माइनस से वापस से प्लस में आया। और ये कब आया? जब जब ये कंपनी जो है रिलायंस के अंदर गई। तो उसके बाद में अगर डिविडेंड देखा जाए तो डिविडेंड कंपनी यहाँ पे कोई भी यहाँ पे नहीं करती है, तो वो एक यहाँ पे कंसीडर करने का कोई फैक्टर नहीं है। अगर यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीजें जो है वो देखी जाए तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने रिजर्व्स अपने अच्छे खासे बढ़ाए हैं। और जब कि रिलायंस के पास में जो कंपनी जब से आई है तो यहाँ पे अच्छे खासे रिजर्व्स जो है देखने को मिले हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट उससे भी बात, बोरोइंग यहाँ पे बिल्कुल जीरो कर दिए इन्होंने, अपने बुक्स जो है बिल्कुल क्लीन कर दिए हैं, कोई डेट नहीं है। तो यही अपने आप में एक मोमेंटम दिखाता है कि जब कंपनी के जो फिगर, जब बोरिंग जो बिल्कुल जीरो आ जाए तो उन्हें किसी और डायरेक्शन में सोचने की जरूरत होती नहीं है, अब डेट की परवाह होती नहीं है। तो जाहिर सी बात है उनका प्रॉफिट जो है उसका प्रॉफिट एक बेनिफिट जो है वो कंपनी के शेयर में भी देखने को मिलता है। उसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आप यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो तकरीबन यहाँ पे 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कंपनी ने यहाँ पे बढ़ाया है। और टोटल इन्वेस्टमेंट जो है 2021 के अंदर जो है 1795 करोड़ का यहाँ पे किया है। तो वो भी एक अच्छी खासी जो है चीज निकल के आती है। तो यहाँ पे दो चीजें तो हो ही गई, तीन चीजें तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे बैलेंस शीट में यही हो गई कि पहली चीज कि यहाँ पे रिजर्व अच्छे खासे इंक्रीज हुए। दूसरी चीज बोरोइंग बिल्कुल जीरो हो गई। एक 45 से 4600 करोड़ कंपनी के ऊपर 2000 करोड़ की बोरोइंग एक बहुत बड़ी बोरोइंग होती है। और अगर वो जीरो हो जाए तो वो उससे भी बड़ी बात होती है। उसके अलावा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एक अच्छा खासा, जब इन्वेस्टमेंट की कगार पे कंपनी हो और इन्वेस्टमेंट कर रही हो तो वो भी एक अच्छा खासा जो है चीज यहाँ पे निकल के आती है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में अच्छा खासा यहाँ पे नंबर शो कर रहा है पॉजिटिव के अंदर। उसके अलावा आरओसी यहाँ पे जो है जो कि माइनस में हुआ करती थी और कहें तो 0% थी, वो यहाँ पे इंक्रीज होकर तकरीबन 7% हुई है। तो एक इंक्रीजिंग नंबर है आरओसी का भी। अब यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो 18 के अंदर तकरीबन जो है प्रमोटर्स के पास में 45.50% की होल्डिंग हुआ करती थी। 19 में यहाँ पे गेम चेंज हुआ। गेम चेंज ऐसे हुआ है क्योंकि जियो ने इसका जो है टेक ओवर किया और मैक्सिमम शेयर्स अपने पास में रखे, तकरीबन 94%। फिर कंसिस्टेंट यहाँ पे होल्डिंग रही 94%। अब यहाँ पे जो है 86.61% की होल्डिंग है। और उस होल्डिंग को भी कंपनी को यहाँ पे
ऑफलोड करना होगा यहाँ पे 75% के ब्रेकेट में, जो कि सेबी की गाइडलाइन है उस हिसाब से यहाँ पे लेके आना होगा। अब रिलायंस ने बहुत ट्राई किया, पहले उन्होंने डैन टीवी और यहाँ पे जो अपना हथवे है उसको मर्ज करने की कोशिश की, वो भी नहीं हो पाया। फिर प्राइवेट के लिए भी इन्होंने कुछ इनिशिएटिव लिए, वो भी नहीं हो पाया। तो अब यहाँ पे कोई भी इनके पास में चारा नहीं है कि इसको जो होल्डिंग है इसको 75% इनको करना ही होगा। अब जब 75% की होल्डिंग ये करेंगे तो जाहिर सी बात है कोई भी होगा, जो कि मैंने आपको प्रॉपर्टी का एग्जांपल दिया, जिसको पता है कि मुझे अपने शेयर्स बेचने हैं आने वाले टाइम में, कुछ टाइम और ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा है, तो कुछ टाइम में अगर मुझे बेचना है तो जाहिर सी बात है मैं चाहूंगा कि ऊपर वाले रेटों पे मैं वो शेयर्स को बेचूं, राइट, ताकि मुझे प्रॉफिट हो। तो सीधी सीधी यहाँ पे ये एक गणित तो यहाँ पे यही पता पड़ती है। उसके अलावा अगर आप देखें यहाँ पे तो एफआईआई ये शेयर जो यहाँ पे ऑफलोड हुए, यहाँ पे तकरीबन 8% के शेयर वो कहाँ गए, वो एक तो एफआईआई के पास में आए, एफआईआई ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई, और डीआईएस के पास में आया, और कुछ शेयर जो है पब्लिक के पास में आया, राइट। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या नजर आता है, पब्लिक के पास में ओनली 4.5% की होल्डिंग है, जिसके अंदर भी 1% के नीचे वाले भी कुछ प्लेयर होंगे, जो कि यहाँ स्क्रीनर शो नहीं करता है। तो मुझे लगता है 2 से 3% या 2 से 4% की होल्डिंग जो है सिर्फ और सिर्फ पब्लिक के पास में है। अब जब इतने बड़े ग्रुप के पास में कोई कंपनी है और उसके अलावा पब्लिक के पास में अगर इतना कम परसेंटेज हो, तो फिर क्या उनको क्या मतलब कोई वेट वो करने का मतलब इंतजार करने का कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि रीजन ये है कि उनको जब 4% की पब्लिक के पास में होल्डिंग है तो कोई रीजन नहीं है कि शेयर को ऊपर लेके नहीं जाए, राइट। सीधी सी बात है, वो जब इतनी कम होल्डिंग है तो उसको ऊपर लेके जरूर जाएंगे, राइट। उसके अलावा ये जरूर हो सकता है कि और अप्रैल जो मंथ था उसके अंदर भी कुछ शेयर यहाँ पे ऑफलोड हुए हैं यहाँ पे, तो 75% के तकरीबन इनको लेके आना है। तो वो सारा माल जाएगा पब्लिक के पास में या फिर जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं एफआईआई और डीआईआई उनके पास में। अब इनके पास में एफआईआई डीआईआई के पास में आएगा वो सारी चीजें, तो एक अच्छा मोमेंटम पता पड़ता है कि 2020 के अंदर कुछ होल्डिंग ज्यादा नहीं थी, उसके बाद में एफआईआई डीआईआई की होल्डिंग बढ़ी, और पब्लिक के पास में भी जब इतना कम पैसा इतना कम होल्डिंग है यहाँ पे, तो कोई रीजन नजर नहीं आता है कि ये शेयर ऊपर ना जाए। तो बहुत सारे फैक्टर यहाँ पे फंडामेंटली नजर आते हैं। अगर मैं वापस से रिवाइज करूं तो एक तो बुक वैल्यू उसकी जो है, जो करंट प्राइस है वो बुक वैल्यू के आसपास ही यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। दूसरी चीज यहाँ पे नजर आती है कि इन्वेस्टमेंट कंपनी ने अच्छे खासे किए हैं 2021 के अंदर। तीसरी चीज नजर आती है कि एक सब्सिडरी कंपनी है रिलायंस की। चौथी चीज नजर आती है कि बोरोइंग जो है यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे जीरो कर दी है, जीरो डेप्थ कंपनी यहाँ पे हो गई है। उसके अलावा अगर कुछ और चीजें जो यहाँ पे पब्लिक के पास में जो है 4% 4.5% की तकरीबन होल्डिंग है, यहाँ पे आरओसी भी तकरीबन इंक्रीज हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे माइनस से प्लस के अंदर कंपनी के प्रॉफिट आए। तो इतने सारे रीजन हैं इसको कंसीडर करने के, तो कोई मुझे ऐसा रीजन नजर नहीं आता है कि इसको कंसीडर ना किया जाए। उसके अलावा अब जो है टेक्निकल्स के अंदर देखेंगे कि टेक्निकल्स के अंदर क्या अपॉर्चुनिटीज नजर आती हैं, क्योंकि हम बिजनेस फंडामेंटल एंड टेक्निकल तीनों एनालिसिस करते हैं। उसके बाद में और उस चौथी बात जो हमें उस कंपनी का भाव देखते हैं, उसी के बाद में हम किसी पर्टिकुलर शेयर में जो पोजीशन बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी चीजें फंडामेंटल से रिगार्डिंग हो गई। अब टेक्निकल्स के ऊपर चलते हैं। तो टेक्निकल्स के ऊपर जाने से पहले इफ यू आर लाइकिंग दैट वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, ताकि मुझे पता चले क्या रिस्पॉन्स है। उसके अलावा सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं एक तो डेली बेसिस पे यहाँ पे वीडियो बनाता हूँ, तकरीबन 7 बजे अपना वीडियो आता है। उसके अलावा मार्केट आवर्स में भी मैं कुछ अपॉर्चुनिटीज मुझे नजर आती हैं, वो सारी अपॉर्चुनिटीज मैं यहाँ पे शॉर्ट वीडियोज में डालता हूँ। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो सारी चीजें जो है आपको मिलती रहेंगी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी कमेंट है या फिर आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर शेयर का मैं एनालिसिस करूं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं जरूर उसको अच्छे लेवल पे जब शेयर होगा तो मैं उसको कंसीडर करूंगा और आपके लिए एनालिसिस लेके आऊंगा। तो ये सारी चीजें हो गई। चलिए अब चलते हैं टेक्निकल्स के अंदर। टेक्निकल्स के अंदर क्या अपॉर्चुनिटीज नजर आती हैं, तो अगर यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले तो तकरीबन जो तीनों डीएमएज हैं वहीं पे शेयर जो है ट्रेड कर रहा है। 200 150 डीएमएज वहीं पे जो पर्टिकुलर शेयर जो है ये ट्रेड कर रहा है। उसके अलावा यहाँ पे जो आरएसआई है वो क्वाइट कंफर्टेबल है, तकरीबन 49 पे यहाँ पे आरएसआई इसका है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो सबसे जो इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ें जो यहाँ पे निकल के आती हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप देखेंगे तो एक बहुत अच्छा राउंडिंग इसने बनाया है, यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट राउंडिंग है। अगर आप देखेंगे परफेक्ट राउंडिंग आने के बाद में इस शेयर ने यहाँ पे जो है अपना जो लो बनाया। अब एक और चीज यहाँ पे क्या निकल के आती है जो मैं आपको बताता हूँ। एक चीज यहाँ पे ये निकल के आती है कि अगर आप इसको यहाँ पे देखेंगे तो ये जो लो इसने बनाया था, ये जो इसका लाइफ टाइम जो लो था, लाइफ टाइम का जो लो था वही लो यहाँ पे है। अगर आप देखेंगे एग्जैक्टली
तो वही लो यहाँ पे नज़र आता है, बिल्कुल उसी लेवल पे जाके इसने लो बनाया और उसको इसने ब्रेकआउट नीचे जाके उस सपोर्ट को नहीं तोड़ा। इसलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि जो लाइफ टाइम हाई और लाइफ टाइम लो के जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एग्जैक्टली उसी लेवल पे जाके यहाँ पे ये शेयर ने वापस से मोमेंटम पकड़ा, और मोमेंटम पकड़ने के बाद में अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो एक तो यहाँ पे कर्व मैंने आपको बताया कि किस तरीके से यहाँ पे कर्व बना। दूसरी तरफ अगर आप इस शेयर की हिस्ट्री देखेंगे तो अच्छे खासे लेवल पे ये कंपनी जो है ट्रेड करती थी पहले। यहाँ पे अगर इसका लाइफ टाइम हाई देखेंगे तो तकरीबन 76 रुपीज है। उसके बाद में जब जियो आया, और जियो के आने के बाद में थोड़े से यहाँ पे जो है कंपनी कंसोलिडेट हुई और एक्यूमुलेट हुई। और अगर ये रिलायंस के पास में कंपनी नहीं होती, अगर ओनली फॉर हैथवे केबल्स ही होते, तो मैं कोई रीजन नहीं था इस पर वीडियो बनाने का। लेकिन अब अगर ये हैथवे से एक तरीके से जियो हो गया है, तो ये एक जियो की कंपनी हो गई। अब जो वैल्यूएशन जियो के वैल्यूएशन है, उस तरीके के वैल्यूएशन जो है यहाँ पे इस कंपनी के भी होने चाहिए। और जियो के वैल्यूएशन आपको पता ही है, रिलायंस का जो एक ही रिलायंस का शेयर होता है, हमेशा सारा कंसोलिडेटेड शेयर होता है, और उसके अंदर बहुत अच्छी भूमिका जो है जियो जो इनका बिजनेस है उससे रिलेटेड यहाँ पे होती हैं। तो अब जाहिर सी बात है इसके वैल्यूएशन जियो से कम होने वाले है नहीं। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसके अंदर यहाँ पे मैं आ जाता हूँ करंट में क्या सिचुएशन है। यहाँ पे वापस से अक्यूमुलेट हुआ शेयर, अक्यूमुलेट होने के बाद में वापस से राउंडिंग इसने बनाया। राउंडिंग बनाने के बाद में यहाँ पे इसने लो बनाया। लो बनाने के बाद में अगर आप देखेंगे तो वापस से अप ट्रेंड के अंदर शेयर है। अगर मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन को देखूँ तो ये अप ट्रेंड की जो है ट्रेंड लाइन है यहाँ पे, अगर आप देखेंगे तो इस पे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। दूसरी ट्रेंड लाइन अगर आप देखेंगे तो ये वाली ट्रेंड लाइन है जो कि एक अपर साइड में ट्रेंड लाइन है। तो ये जो है तकरीबन इसी ब्रैकेट में अगर होता हुआ भी अगर ऊपर जाता है इन दोनों के बीच में, तो भी एक अच्छा खासा मोमेंटम जो है अप ट्रेंड में ऊपर की साइड में मोमेंटम है। तो जाहिर सी बात है अगर किसी भी लेवल पे हम परचेज करते हैं तो जाहिर सी बात है एक अपर साइड में अच्छा खासा इसके अंदर स्कोप जो है देखने को मिलता है। अब इसके बाद में अगर बात की जाए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट और भी बातें की जाए, तो इंपॉर्टेंट बातें के अंदर यहाँ पे आप देखेंगे तो इसके जो वॉल्यूम्स आप देखेंगे पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में बहुत लाजवाब वॉल्यूम्स यहाँ पे देखने को मिले हैं। बहुत अच्छे वॉल्यूम्स देखने को मिले हैं बहुत टाइम के बाद में। अगर आप देखेंगे इस लेवल पे ये वॉल्यूम्स देखने को मिलते थे, अब यहाँ पे एक अच्छा खासा मोमेंटम जो है इस कंपनी के शेयर में देखने को मिलता है। उसके बाद में अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो इसके टारगेट की अगर बात की जाए तो टारगेट भी बहुत अच्छे खासे टारगेट इसके नजर आते हैं, नो डाउट। अगर मैं यहाँ पे आ जाऊं, यहाँ पे आने के बाद में अगर यहाँ पे मैं करंट में इसके टारगेट देखूं तो ये तो यहाँ पे सीधा सीधा जो फर्स्ट टारगेट ये नजर आता है जिसके अंदर जो है तकरीबन तकरीबन 34% का ग्रोथ है। लेकिन यहाँ पे रुकने का कोई मतलब है नहीं। और अगर यहाँ पे दूसरा टारगेट यहाँ पे देखा जाए तो दूसरा टारगेट यहाँ पे नजर आता है यहाँ से इस लेवल से देखा जाए तो सेकंड टारगेट जो इसका नजर आता है वो सेकंड टारगेट इस लेवल से यहाँ पे नजर आता है, जो कि अच्छा खासा 120% का यहाँ पे टारगेट है, तकरीबन 120% का। उसके बाद में भी यहाँ पे भी निकलने का कोई मतलब नहीं है। इसमें अगर निकलना ही है तो इसमें जो इसका लाइफ टाइम हाई है उसी पर निकलना बनता है, क्योंकि ये अच्छे खासे मोमेंटम इस शेयर के अंदर देखने को मिलेंगे। और इसका जो लाइफ टाइम हाई अगर मैं देखूँ तो ये इसका लाइफ टाइम हाई है, और यहाँ से तकरीबन 205% की ग्रोथ यहाँ पे नजर आती है, जो कि एक अच्छी खासी ग्रोथ है। और जब इस तरीके से मोमेंटम में सारे फैक्टर्स बिजनेस के हिसाब से, फंडामेंटल के हिसाब से, टेक्निकल के हिसाब से काम करने लगे तो ये वहां तक जाने में कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। कुछ ज़्यादा टाइम का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 1-2 महीने में चला जाएगा, राइट। क्योंकि 200% का जो ग्रोथ होती है वो कम ग्रोथ नहीं होती है। तो उसके लिए अगर 2 साल के अंदर भी जाता है तो एक बहुत अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न जो है हमें देखने को मिलता है। स्टॉक मार्केट से इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखना भी गलत है। एफडी के अंदर हम 5-5 साल तक वेट कर सकते हैं किसी भी शेयर को डबल होने में, तो यहाँ पे 200% होने में 2 साल तो वेट किया ही जा सकता है। उसके पहले भी अगर आप निकलना चाहें तो निकल सकते हैं। बहुत सारे लेवल्स मैंने आपको यहाँ पे दे दिए हैं, तो कोई वरी करने की यहाँ पे जरूरत है नहीं। अब यहाँ पे अगर देखा जाए, अगर क्विकली यहाँ पे देखा जाए तो सारे फैक्टर्स इसके पास में है कि कोई ऐसा रीजन नजर नहीं आता है कि ये शेयर ग्रो नहीं करेगा, अच्छे से ग्रो करेगा। यहाँ पे बिजनेस अच्छा है, फंडामेंटल्स के अंदर सारी चीजें हमने देख ली। कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनके पास में कोई ऑप्शन नहीं है कि 75% के ब्रेकेट में ना आ जाए, तो वहां पे आने के लिए माल को ऑफलोड करना पड़ेगा। ऑफलोड करने के लिए वो चाहेंगे कि अच्छे लेवल पे जाके ऑफलोड हो। दूसरी बात, पब्लिक के पास में इतनी कम होल्डिंग है, तो इसको शेयर को ऊपर भगाने में, जब ऊपर भागेगा ना शेयर, तो किसी के हाथ में भी नहीं आएगा। तो मुझे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे नजर आती है, लेकिन मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपना एनालिसिस जरूर करें।
अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें, उसी के बाद में कोई यहाँ पे अपना स्टेप लें। लेकिन मैं क्लियर कट मैंने मैं आपको बताऊं, इस लेवल पे तकरीबन 22 के लेवल पे मैंने अपनी पोजीशंस बनाई थी। उसके अलावा मैंने यहाँ पे, जब मैं शायद सन टीवी का एनालिसिस कर रहा था, उस टाइम पे मैंने शेयर की बात की थी, वहां पे कुछ मैंने बताया था कि उसके अंदर भी अच्छा अपॉर्चुनिटी नजर आती है। तो शायद सन टीवी या किसी शेयर में मैंने बताया था, शायद रिलायंस का कोई शेयर मैंने एनालिसिस किया था तब बताया था। तो वहां पे मैंने इसको एनालिसिस किया और बताया था मैंने, और उसके बाद में भी एक अच्छा खासा मोमेंटम ये दे चुका है। और अभी भी इसके पास में बहुत स्कोप बाकी है, बहुत स्कोप बाकी है, और अच्छी खासी रैली इस शेयर में देखने को मिल सकती है। तो आप चाहें तो पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन मैं मेरे कहने से मत बनाइएगा, आप अपना एनालिसिस जरूर कीजिएगा। तो ये आज की बात हो गई। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर शेयर का मैं एनालिसिस करूं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा ताकि सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। कोई फीडबैक हुआ तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ताकि हम सोच सकें और किस तरीके से अपनी फैमिली को ग्रो कर सकें और फास्टली ग्रो कर सकें, उसके बारे में बताइएगा। प्रेजेंटेशन के रिगार्डिंग कोई फीडबैक हो तो वो बताइएगा। तो दिस इज फॉर टुडे गाइस। कल वापस मिलेंगे एक अच्छे एनालिसिस के साथ में, एक नए शेयर के एनालिसिस के साथ में, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ में। इन द मीन टाइम टेक केयर, बाय बाय। कल वापस मिलते हैं, बाय बाय।